हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपराधों की दोष सिद्धि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थात दोष सिद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यह कह रहा है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 20(2) है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हमारे संविधान में कोई भी दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। इसीलिए जो पहला वाला ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 20(1) है ये कहता है कि अपराध जिस अनुपात में किया गया है उसको सज़ा भी उसी अनुपात में मिलनी चाहिए, ऐसा जो है अनुच्छेद 20(1) में बताया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति पर जो है या तो उसके विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, उसके विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, या अगर वो मामला जो है वो न्यायालय में पहुंच जाता है तो उस पर जो है वो न्यायालय कार्रवाई करेगा। मतलब कि एक ही तरह की कार्रवाई की जा सकती है, उसको जो है वो दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये तो गलत हो जाएगा। अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में पूछा गया था। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन की आपको यहाँ पर टैगलाइन देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा पॉलिटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये मौलिक अधिकार जो हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे संविधान का जो भाग 3 है इसमें शामिल किया गया है अमेरिका से लेकर के। और इसमें आर्टिकल कितने हैं? तो इसमें आर्टिकल जो है वो 12 से लेकर के 35 तक हैं। कितने हैं? 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल हैं उसमें जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करें कि मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, तो मौलिक अधिकारों की जो मूल रूप से उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। और यहाँ से अमेरिका के द्वारा जो है वो बोरो किया गया और इसमें जो है वो संशोधित करके अमेरिका ने अपने संविधान में डाला। और उसके बाद हमारे देश ने अमेरिका के संविधान से लेकर के कुछ संशोधित करके अपने संविधान में इसको भाग 3 के अंतर्गत इस मूल अधिकार को शामिल कर लिया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, इसके क्या लक्षण है, किस आधार पर इसको एकीकृत कहा जाता है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यह कह रहा है कि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में जो विधि है, जो कानून है वो संसद के द्वारा बनते हैं। और सेंटर के लेवल पर आप देखेंगे, आप सेंटर के लेवल पर देखेंगे तो कानून बनते हैं कहाँ पर? तो वो बनते हैं संसद में। लेकिन इसी के पैरेलल जो है वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होती है। क्या होती है? न्यायपालिका के तौर पर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होती है। फिर अगर आप स्टेट के लेवल पर आते हैं तो स्टेट के लेवल पर जो है वो हाई कोर्ट होती है न्यायपालिका के तौर पर। ऐसे ही नीचे चले जाएंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। इस तरीके से जो है वो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है वो एकीकृत रूप से ऊपर से नीचे की तरफ ये बटा हुआ है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है,
क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के अनुसार। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 217(1) है, ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो जो है वो न्यायालयों में वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है, यह कह रहा है कि उच्च न्यायालय केंद्रीय प्रशासन के एक उपभाग के रूप में गठित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय प्रशासन होता है इसके 3 उपभाग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होती है विधायिका। क्या होती है? एक होती है विधायिका, जो कि संसद इसका काम करता है। उसके बाद होती है कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका होती है ये मंत्रिमंडल से मिलकर के बना होता है। कार्यपालिका सरकार इसी को कहते हैं। उसके बाद आती है न्यायपालिका, और जो न्यायपालिका है वो यहीं से चलता है। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस लेवल पर चलता है। इस तरीके से जो है वो केंद्रीय प्रशासन 3 रूपों में बटा हुआ है, और इसका एक उपभाग जो है वो उच्च न्यायालय है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, इसी में संविधान के मूल ढांचे का इसने जो है वो सिद्धांत दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, सीमित कर सकती है इसको, लेकिन मूल ढांचे में ये कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालयों को अधिकार होता है कि वो जो है वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकें। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 32 है, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि देश भर में कहीं पर भी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ठीक ऐसे ही हमारे संविधान का एक और अनुच्छेद है, जो है अनुच्छेद नंबर 226, और ये जो अनुच्छेद 226 है ये हाई कोर्ट को अधिकार देता है कि स्टेट में कहीं पर भी अगर कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो या लीगल राइट का उल्लंघन हो रहा हो तो वो जो है वो कुल 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट को पावर होती है। कैसे? तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है ये मूल अधिकारों के साथ साथ ये जो है वो लीगल राइट के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। इस तरीके से हाई कोर्ट को जो है वो ज़्यादा पावर होती है इस मामले में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसकी संख्या निर्धारित जो है वो संसद के द्वारा की जाती है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 217 है ये कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी कोलिजियम के सलाह पर। कोलिजियम क्या होती है? तो कोलिजियम जो है वो जजों की एक संयुक्त जो है वो संगठन होता है, और यही जो है वो निर्णय लेता है कि किसको जो है वो कहाँ पर जज नियुक्त किया जाना है, और यही सलाह देता है राष्ट्रपति को कि फला व्यक्ति को आप यहाँ पर नियुक्त करिए। तो राष्ट्रपति जो है वो उसको वहाँ पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे यहाँ जिला स्तर पर जो जिला नियोजन समितियाँ होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसी के संदर्भ में हमें ऑप्शन छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यह कह रहा है कि इनका उद्देश्य जो है वो है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों?
क्योंकि नगर पंचायतें जो पंचायतें होती हैं वो जिला में कई पंचायतें एक ही साथ आती हैं, पूरे ज़िले की पंचायत आती हैं, तो इनको जो है वो एकीकृत रूप से योजनाओं को प्लानिंग करना और इसका जो है वो क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य में आता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य है कि जनपद की प्रारूपी योजना को तैयार करना, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना तैयार करता है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है, तो ये भी सही है, अर्थात ए, बी और सी तीनों सही है। इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो केंद्र सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है ये जो है वो 2004 में निर्मित हुआ था, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो पंचायती राज मंत्रालय है इसका जो है वो गठन क्यों किया गया, इसका निर्माण क्यों किया गया, तो इसका निर्माण जो है वो पंचायत को सुचारू रूप से चलाना और उसको जो है वो समर्थित करना इसका काम होता है, इसी के लिए इसका निर्माण किया गया है। पंचायतें क्या होती हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है वो गांव के लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है और उसी के माध्यम से गांव के काम किए जाते हैं, इसी को जो है वो ग्राम पंचायत कहा जाता है और इसी को अच्छी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए ये मंत्रालय बनाया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। तो हमारे देश में जो टीवी चैनल है दूरदर्शन, इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसका ध्येय वाक्य है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो वाक्य है ये कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, तो जो कठोपनिषद है यहाँ से इस वाक्य को लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो शब्द है सत्यम शिवम सुंदरम इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, अर्थात सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, इसका अर्थ होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है, अर्थात हमारे यहाँ पर जो दबाव समूह होते हैं उनके पीड़ा का कारण क्या है वो हमें छांटना है। तो सबसे पहली बात कि दबाव समूह क्या होते हैं, तो दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव बना करके अपना काम करवाना चाहते हैं, उन्हीं को दबाव समूह कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो नक्सलवाद है, जो नक्सली लोग हैं वो एक दबाव समूह के ग्रुप हैं, वो दबाव समूह में आते हैं। इन लोगों के पीड़ा का कारण क्या है उसी पर हमें विचार करना है, छांटना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यह कह रहा है कि इनके पीड़ा का कारण एक संस्कृतिवाद भी है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आपने फूलन देवी का नाम तो सुना ही होगा, जिसने कि बहुत सारे अपर कास्ट के लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला था। उसने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हमारे समाज में जो है वो पहले जो है हमारे समाज में क्या था कि जो दलित होते थे उनको अछूत माना जाता था, निम्न कैटेगरी का माना जाता था, और जो फूलन देवी थे वो दलित समाज से आती थी और इनके साथ जो है वो इस उच्च वर्ग कहे तथाकथित उच्च वर्ग कहे जाने वाले समाज के साथ में बलात्कार किया गया था। इसी की वजह से ये जो है वो गुंडा बन गई, बैंडेड क्वीन बन गई और उसके बाद इसने क्या किया कि पूरे गांव के जो तथाकथित उच्च वर्ग था उसको एक लाइन में खड़ा करके सबको गोलियों से भून डाला था। तो इसका मेन कारण क्या था, तो इसका कारण यही था कि हमारी जो संस्कृति है वो कुछ ही इसी टाइप की है कि यहाँ पर भेदभाव होते हैं उच्च में और नीचे वर्ग के लोगों में, जिसके कारण इन लोगों को जो है वो दबाव समूह बनाना पड़ा। तो ये जो संस्कृतिवाद है ये इनकी एक पीड़ा का कारण है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि इनके पीड़ा का कारण विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि विचारधारा में जो हमारी विचारधारा है इसमें जो है कि वो जो समुदाय होता है, जो पीड़ित समुदाय है उसको शामिल नहीं किया जा रहा है,
इसीलिए उन लोगों को दबाव समूह बनाने पड़ते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि देश की राजनीति में स्वयं भूमिका की कमी है, अर्थात ये जो दबाव समूह है इनकी भूमिका बहुत ही कम है राजनीतिक स्तर से, राजनीति में देखा जाए तो इसकी वजह से ये समूह बनाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीति में प्रतिनिधित्व कम होने के कारण इनके फेवर में कानून बहुत ही कम बन पाते हैं, जिससे कि इन लोगों को जो है वो दबाव समूह बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। अर्थात ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो ऐसा जो है वो एन.वी. रमन्ना के द्वारा कहा गया था, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो एन.वी. रमन्ना है ये जो है वो भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और इन्होंने ही कहा था कि जो भारतीय न्यायपालिका है वो विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित हो चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारे देश में जब संविधान सभा बनाई गई थी उससे पहले ही कौन कौन से ऐसे मूल्य थे जिनको जो है कि सभी नेताओं के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उसी के बारे में हम लोग को छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा बनी थी वो कब बनी थी, तो ये बनी थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इससे पहले कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन कौन से ऐसे मूल्य थे जिन पर कि सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। कैसे, तो कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि जो कांग्रेस है वो हर साल अपना अधिवेशन करती थी और जो नेता लोग हैं वो हर साल इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया करते थे। तो वही पूछ रहा है कि कौन से नियम जो है वो इस 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से पहले ही जो है वो स्वीकार कर लिए गए थे। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के बनने से। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ही वयस्क मताधिकार पर नेताओं की सहमति बन चुकी थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इस पर भी पहले ही सहमति बन चुकी थी संविधान निर्मात्री सभा से पहले ही। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारों की मांग जो है वो बहुत सारे जो कांग्रेस के अधिवेशन है हुए थे उसमें अंग्रेज़ों से की गई थी, और इस पर भी जो है वो सहमति बन चुकी थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण पर जो प्रावधान था इसको भी पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी जो है वो संविधान सभा से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। मतलब कि ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं, इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो भारत सरकार ने जो 1990 ईस्वी में आरक्षण को लेकर के जो है वो आदेश दिया था, ये जो है वो 1993 ईस्वी में पूर्ण रूप से निर्णित हुई थी, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में एक मंडल आयोग बना था, और इसी मंडल आयोग ने जो है वो निरीक्षण किया था, सर्वे किया था सामाजिक और आर्थिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्गों का। और इसने कहा था कि हमारे देश में जितने भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं इनको जो है वो 27% का आरक्षण दिया जाने की आवश्यकता है। और इसी समिति की मांग पर जो है वो सरकार ने 13 अगस्त 1990 ईस्वी को यह आदेश जो है वो जारी कर दिया। लेकिन इस मामले को जो है वो इंदिरा साहनी के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और इसकी जो है वो 11 न्यायाधीशों की जजेस की पीठ बैठी, और इसने जो है वो इसको लीगल वैधता प्रदान कर दी, और ये समय था 1993 ईस्वी का, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संस्थान का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात धर्मो रक्षति रक्षतः, जिसका अर्थ है कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह आदर्श वाक्य किस संस्थान का है? तो यह जो आदर्श वाक्य है वो हमारे भारत में जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग है इसका यह आदर्श वाक्य है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अनुसंधान विश्लेषण विंग है इसको रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RAW इसको रा कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इसी का यह आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षतः। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए थे टीआरई में वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।